अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यूज़ ऑफ पाकिस्तान के साथ आदिल अली आपके सामने हाजिर। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो सिर्फ हमारा मौजू नहीं है, वो तो पूरी दुनिया का मौजू है। हम बात करने जा रहे हैं महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो फ़िक्रमंद नज़र आती है और तकरीबन हर मकतबा फ़िक्र के लोग और हर मुल्क के अंदर हर माशरा इस मामले से इंतहाई परेशान है कि चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतें और मामलात ज़िंदगी में आए दिन जो है वो इजाफ़ा और एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो आए दिन मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। तो उसके ऊपर हर बंदा, हर मुल्क, हर इकॉनमी, हर मईशत जो है वो परेशान नज़र आती है। यही हाल हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी है। अब अगर इससे तो देखा जाए तो कम से कम आज से 4 साल पहले आवाम के पास कुछ जो है वो जीने के जो मामलात थे वो कदरे बेहतर थे। नवाज शरीफ की हुकूमत का दौर जब ख़त्म हुआ था 2018 में, तो आवाम के पास कोई कदरे बेहतर रिलीफ मौजूद था उनके पास, in terms of the prices for the medicine, in terms of the foreign currency, in terms of the अगर आप लोग अशिया खुदनोश की बात करें या दवाइयों की बात करें या डॉलर की प्राइस की बात करें, तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में थी। आवाम के पास रिलीफ था, आवाम खुशहाल थी, कारोबार फूल रहा था। लेकिन उसके बाद एक इम्पोर्टेड शुदा गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसलत कर दी गई। ये जो अभी आजकल इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, यहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब खुद एक इम्पोर्टेड है और उनकी पूरी पूरी अपनी गवर्नमेंट जो एक इम्पोर्टेड है, उनको मुसल्लत किया गया। यहाँ तक एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब ने फरमाया था कि मेरे दौर हुकूमत में पाकिस्तान ने इतनी तरक्की करनी है कि लोग बाहर से पाकिस्तान में नौकरियाँ ढूंढने आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया था। उसकी चंद एक मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। गवर्नर स्टेट बैंक बाकर रज़ा, उनके सेहत के मुशीर फैसल सुल्तान, मोहित पीरज़ादा साहब, सानिया निश्तर साहिबा, इस तरह के कई दीगर अफराद हैं जो उनके मुशीरान में शामिल रहे और जो उनको जो है वो गाय बगाए टाइम टू टाइम उनको फैसिलिटेट करते रहे। आज हम बात करते हैं पर्टिकुलरली महंगाई की, कि महंगाई हमारे मुल्क में इतनी स्पीड से क्यों बढ़ी और उस महंगाई के बढ़ने के मुहर्रिकात क्या है। इसका जो सबसे बड़ा एक अहम फैक्टर है वो है डॉलर। हम या हमारे जैसे ममालिक जो कि इम्पोर्ट्स पे चलते हैं, जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और फिर उनको अपने मुल्क में असेंबल करते हैं, तो उन लोगों को जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो डॉलर में करनी पड़ती है। अब जब हम डॉलर में ख़रीदेंगे तो डॉलर में इंपोर्ट करके डॉलर का उसका फ्रेट भी डॉलर में देंगे। जब फ्रेट डॉलर में देंगे तो फिर उसके ऊपर ड्यूटीज़, टैक्सेस, सब चीज़ें जो है वो डॉलर के ऊपर आएंगी। अब इस डॉलर का जो सर्कल है, ये जो इम्पैक्ट है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर अप्लाई होगा और एट दी एंड ऑफ द डे ये सारा का सारा जो बोझ होगा, जो मलबा जो पड़ेगा प्राइसेस के इंक्रीज़ का, हाइक का, टैक्सेस का, ड्यूटीज़ का, फ्रेट्स का, जो भी है, ये सारा का सारा पड़ेगा कंज्यूमर पे। वो कंज्यूमर जो कि एक आम शहरी है, एक आम आदमी है, जो कि इनकम टैक्स भी पे करता है, जो सेल टैक्स भी पे करता है और बाकी जो तमाम जो खरीदारी वो करता है, चाहे जीएसटी हो चाहे कुछ भी हो, उस सब पे भी वो टैक्स पे कर रहा होता है। तो कमर जो पिस रही होती है, जो कमर टूट रही होती है, वो एक आम आदमी की टूट रही होती है, ना कि किसी मैन्युफैक्चरर की या किसी सप्लायर की। अब डॉलर के बढ़ने की वजूहत दो हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम कभी आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले आईएमएफ का रुख किया। उन्होंने कहा था कि हम आईएमएफ के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने खुदकुशी एक बार भी नहीं की और आईएमएफ के पास वो कई बार गए। अगर वो एक बार खुदकुशी फरमा लेते तो शायद मुल्क के हालात बेहतर होते। चले, ये बात तो खैर मजाक में मैंने कर दी, लेकिन बात ये कि इमरान साहब कहते थे कि उनके पास 200 माशी माहिरीन की टीम मौजूद है। अगर उनके पास 200 माशी माहिरीन की टीम मौजूद थी तो उन्होंने आईएमएफ की इंतहाई सख्त शराइत के साथ उनके साथ तमाम मामला को तय क्यों किया। आईएमएफ ने उनको सबसे पहला हदफ दिया था कि डॉलर आपको 105 नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 102 से 110 रुपए के बीच में कहीं रहता था, लेकिन आईएमएफ के दौर, इमरान खान के दौर में आईएमएफ ने उनको टारगेट दिया कि आपको डॉलर जो है वो कम से कम 150 तक लेके जाना है। तो जब उनका पहला हदफ ही 150 तक का था, तो जब डॉलर ने जैसे ही 107 रुपए से लेके 145 तक की जंप आ रही, तो आप समझे कि इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ होगा। जो चीज़ें इंपोर्ट्स हुई, जो गुड्स इंपोर्ट हुए, जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट हुए, या जो लोकल इंडस्ट्री ने सामान बाहर से मंगवा के यहाँ पर असेंबल किया, या जो खाने पीने के अशिया दोनों के ऊपर जो है, सबसे अहम कॉमन एग्जाम्पल आप पेट्रोलियम की ले लिया। हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल के ऊपर हमारी तमाम चीज़ों की मोबिलाइजेशन होती है। हमारी अशिया खुदोनोश है, वो खुराक हो, आटा, गंदम, चीनी, घी, तेल, जो भी दूसरे शहरों से, दूसरे जहाँ पे ज़राअत होती है, जहाँ पे काश्तकारी होती है, जहाँ पे कारखाने हैं, जहाँ पे फ्लोर मिले, वहाँ से दूसरे शहरों को जब वो पहुँचाया जाता है तो उसके अंदर पेट्रोल यूज़ होता है। जैसे जैसे पेट्रोल यूज़ होता है तो पेट्रोल की कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो फिर तमाम चीज़ों की कॉस्ट बढ़ेगी। तो मैं पहले ही तज़किरा कर चुका हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो प्राइस बढ़नी पड़ी, जो कीमत अदा करनी पड़ी, वो एक कंज्यूमर को अदा करनी पड़ी। रजा बाकर साहब का एक कारनामा जो उन्होंने पहले साल में किया वो ये कि स्टेट बैंक के अपने पैसों से 7 खरब रुपए के डॉलर उन्होंने लोकल मार्केट से खरीद लिए। जब उनको पहले साल में अपनी कारकर्दगी दिखानी थी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कुछ किया यूँ था कि स्टेट बैंक के अपने पैसे 7 खरब रुपए उठा के उन्होंने लोकल मार्केट से डॉलर परचेज कर लिए। जैसे ही लोकल मार्केट में लोगों ने देखा कि डॉलर जो है वो खरीदे जा रहे हैं, तो उन्होंने डॉलर को रोक लिया। जब सप्लाई को रोका गया तो डिमांड में इजाफा हुआ। जैसे जैसे डिमांड में इजाफा हुआ, लोगों ने
डॉलर की ब्लैक मार्केट शुरू कर दी और ब्लैक मार्केट के तहत डॉलर की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई, जो कि आते 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 150 के ऊपर पहुंच गई। जब एक सर्टेन टाइम पे स्टेट बैंक ने 7 खरब के डॉलर खरीद के अपने पास रख दिए, तो उन्होंने ये क्रेडिट पेश किया कि हम देखें हमने पहले मुल्क में ज़र मुबादला के फॉरेन करेंसी के इतने ज़खायर अपने पास जमा कर लिए। अब कुछ वक्त के बाद उन्होंने कुछ यूँ किया कि डॉलर, उसी डॉलर को जब वो डॉलर मार्केट में शॉर्ट हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने अपनी इंपोर्ट्स की पेमेंट्स करनी थी, जो वो पेमेंट्स उनको डॉलर में ही करनी है। जब उन्होंने वो पेमेंट्स करने के लिए उनको डॉलर की ज़रूरत पड़ी, तो गवर्नमेंट ने दोबारा डॉलर को मार्केट में सेल करना शुरू किया। जब मार्केट में उन्होंने सेल करना शुरू किया, तो उन्होंने मार्केट में उसको बढ़ी हुई प्राइस पे सेल करना शुरू किया। जब मार्केट में डॉलर, लेट से कि आपने 150 रुपये का खरीदा था और आपने बेचा उसको 165 पे, तो जो स्टेट बैंक से 7 खरब रुपए लिए गए थे, तो स्टेट बैंक के अंदर वापस 7 खरब रुपए जमा कराए गए। ऊपर से जो मुनाफा कमाया गया वो तमाम लोगों ने अपनी जेबों में डाल दिया। ये वो पहला डाका है जो डॉलर के थ्रू तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हुकूमत पर डाला, जिसके अंदर रजा बाकर साहब भी शामिल है और स्टेट बैंक भी शामिल है। रजा बाकर साहब की गवर्नेंस का जो दौरानिया था वो 4 मई को ख़त्म हो चुका है और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत उनको नोटिफाई कर चुकी है कि वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू एनी मोर, हम आपकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं करें। रजा बाकर साहब एक पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि उनको पहले रोमानिया में इनकी IMF के थ्रू पोस्टिंग की गई थी। इसके अलावा एक और मुल्क भी जिसका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड एज अ कैरियर अच्छा नहीं है, वो इकोनॉमीज को बिल्ड नहीं कर सके। अब सिलसिला ये कि जो दूसरे नॉमिनेटेड गवर्नर हैं उनका भी नाम अभी तक हुकूमत ने फाइनल नहीं किया। लाइकली कि जो डिप्टी गवर्नर सैयद मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने भी 18 साल तक IMF को अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। ही हैज़ टेकन चार्ज एज अ केयर टेकर गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक सिंस येस्टरडे फ्रॉम द 5th ऑफ ही वॉज सपोज एज ये ईद की छुट्टियां चल रही हैं। तो इस तरह ये सारा सिलसिला है जिसके पीछे महंगाई के तमाम फैक्टर्स हुआ करते हैं और महंगाई के पीछे जो मुहर्रिकात हैं, किस तरह से आवाम को जो है वो एक मुश्किल ज़दा ज़िंदगी के अंदर उन्होंने डाल दिया डॉलर की प्राइस की वजह से और बाकी बैड गवर्नेंस के मामला की वजह से, क्योंकि हमारी अद्वियात, हमारी तमाम चीज़ों का जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट होता है और इम्पोर्ट जो हमारी होती है वो डॉलर की बेस पे होती है और डॉलर जितना ऊपर जाएगा महंगाई हमारी उतनी ही ऊपर जाएगी। इस वक्त भी ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि 15 दिन जो गवर्नमेंट बनी है महंगाई कहाँ गई? तो 4 साल में जब आपने 102 रुपये के डॉलर को 170 180 पे छोड़ा जाके, तो 15 दिन में गवर्नमेंट ने क्या कर लेना है? तो थोड़ी ठंड रखें और थोड़ा सा अपने जज्बात पर भी काबू रखें। आपसे सिर्फ इक़्तिदार छीना है, आपकी ज़िंदगी नहीं छीनी है। लेकिन आप मरने जैसे ऐसे हो गए जैसे आपकी तो जो है वो ज़िंदगी और मौत का सवाल हो गया। लेकिन आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हुआ हो या ना हो, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी और मौत का सवाल ज़रूर हो चुका है कि वो खाएगा क्या और अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करेगा कैसे। थैंक यू सो मच।